Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays I am discussing various issues over philosophy and educational philosophy, in which this time I am going to discuss approaches to philosophy of education, in which I will cover great minds approach, school of philosophy approach, and analytical approach to philosophy of education. Okay, so 1 minute. Let's start. ग्रेट माइंड्स अप्रोच मतलब हम अप्रोच टू फिलोसफी ऑफ एजुकेशन देख रहे हैं, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को किस किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, उसको जानने के तरीके क्या हैं, या इसको कभी कभी फिलोसोफाइजिंग अबाउट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, या इसको कभी कभी मेटा फिलोसफी भी कहते हैं। मतलब बहुत सारे और तरीके हैं। इस आपके कोर्स में 3 हैं, इसलिए यही 3 मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ग्रेट माइंड्स अप्रोच, स्कूल ऑफ फिलोसफी अप्रोच एंड एनालिटिकल अप्रोच। ग्रेट माइंड्स अप्रोच क्या है? देखिए, ग्रेट माइंड्स यानी कि महान मस्तिष्क, यू कैन से, या महान लोग जिनके पास महान दिमाग था, महान मस्तिष्क था। तो हमको ये थोड़ा सा हिंट यहीं से लग रहा है कि ग्रेट माइंड्स अप्रोच का मतलब है कि हम उन महान व्यक्तित्वों के मन में जो फिलॉसफी थी, जो वो जिन चीजों को सही मानते थे, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे इन दिस अप्रोच अटेंशन इज बीन ऑन द वर्क्स या कंट्रीब्यूटर्स ऑफ प्रोजेनाइटर्स इन द फील्ड। मतलब इस क्षेत्र में काम करने वाले जो बढ़िया लोग हैं, उनके हिसाब से उन पर अटेंशन देते हुए हमको काम करना है। सच स्कॉलर्स, अब बहुत सारे ऐसे ग्रेट माइंड्स हुए हैं फिलोसफी में। सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, रूसो हैं, पेस्टोलॉजी हैं, फ्रॉबेल हैं, मॉन्टेसरी हैं, डीवी, पीटर्स और बहुत सारे। कोई सा भी आप लेकर चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जॉन डीवी को लिया, तो ग्रेट माइंड्स अप्रोच माने कि हम जॉन डीवी के हिसाब से देखेंगे फिलोसफी क्या है। हम प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से नहीं देखेंगे। अगर हम प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से देखेंगे तो ये स्कूल ऑफ फिलोसफी अप्रोच हो जाएगा, यानी कि प्रैग्मेटिज्म एक स्कूल ऑफ फिलोसफी है, और वो क्या क्या कहती है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है, एक्सियोलॉजी क्या है। यहाँ हम जॉन डीवी सेंटर में हैं और जॉन डीवी के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो मोस्ट आउटस्टैंडिंग अमेरिकन प्रैग्मेटिक फिलोसोफर, एवरीबडी नोस कि वो प्रैग्मेटिक फिलोसोफर रहे हैं, मोस्ट आउटस्टैंडिंग रहे हैं, अमेरिका के थे। रोट एक्सटेंसिवली ऑन द प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एजुकेशनल आइडियाज। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है अपने शैक्षिक विचारों को, प्रैक्टिकल और फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस मतलब प्रायोगिक रूप से, कार्यात्मक रूप से अगर ये करें तो क्या परिणाम होंगे। बहुत कुछ इन्होंने अपने शैक्षिक विचारों को बहुत सारी किताबों में लिखा है। जैसे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन उनकी किताब है, स्कूल एंड सोसाइटी है, माई पेडागोजिक क्रीड है, दी स्कूल्स ऑफ टुमारो है जिसमें वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, चाइल्ड एंड दी करिकुलम है, मॉरल प्रिंसिपल्स इन एजुकेशन है, एक्सपीरियंस इन एजुकेशन एंड सो ऑन। इतनी सारी किताबें हैं। इतनी सारी किताबें जॉन डीवी की जो फिलोसफी है उसका रिफ्लेक्शन है। If these works are studied, अगर इन कामों को पढ़ा जाए, and implications for the present practice of education are brought out, और इसके हिसाब से जो शिक्षा में जो प्रेजेंट प्रैक्टिस चल रही है, जो शिक्षा का नवीन समय चल रहा है, प्रेजेंट समय चल रहा है, उसमें उसके इम्प्लीकेशंस देखे जाएं, तो सच एक्सरसाइज कुड बी टेकन एज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। इसको भी आप फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कहेंगे। तो दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज हैज लेड टू थीसिस सच एज डीवीज एजुकेशनल फिलोसफी। तो यहाँ पे हम किसकी फिलोसफी की बात कर रहे हैं? डीवी के शैक्षिक दर्शन की बात कर रहे हैं। तो ये ग्रेट माइंड्स अप्रोच है। मान लीजिए हम रूसोज एजुकेशनल फिलोसफी की बात करें, नेचुरलिज्म की नहीं करें। अगर नेचुरलिज्म की करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्कूल ऑफ फिलोसफी अप्रोच। पर रूसो ने जो ईमील लिखा है, जो उन्होंने बैक टू नेचर की बात की है, जो उन्होंने सेंसेस की ट्रेनिंग की बात की है, इतनी सारा उनका जो वर्क है, जो एजुकेशनल आइडियाज उनकी राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट होते हैं, उसके हिसाब से अगर हम एजुकेशनल प्रैक्टिस में उसका इम्प्लीकेशन करेंगे तो वो रूसो की एजुकेशनल फिलोसफी। देखिए, रूसो की एजुकेशनल फिलोसफी और नेचुरलिज्म में अंतर नहीं है, लेकिन बस तरीका अलग है कि हम व्यक्ति के हिसाब से चल रहे हैं, वहां फिलोसफी के हिसाब से चल रहे हैं। इतना ही अंतर है। तो कई लोग, कुछ लोग ग्रेट माइंड्स अप्रोच की तरफ से चलते हैं, उसके आप कह सकते हैं पक्षधर हैं, और कुछ स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की तरफ से चलते हैं। तो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में क्या है कि मेनली 4 ब्रॉड स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। कौन कौन से? आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म। बाकी तो और भी बहुत से हैं, मार्क्सिज्म है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, बहुत सारा है। पर मेनली आपको रियलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म मतलब आदर्शवाद, यथार्थवाद,
प्रयोजनवाद और अस्तित्ववाद। क्या है schools of philosophy approach? ये कह रही है कि there are 4 broad schools of thought that reflect the key philosophies of education that we know today। यानी कि मुख्य रूप से यही 4 schools हैं philosophy के या thought के, जिनकी philosophies हमको education में reflect होके मिलती है। वही है आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, ये कह रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि आइडियलिज्म और रियलिज्म जो है वो जनरल और वर्ल्ड फिलोसफीज हैं, मतलब दुनिया भर में जाना जाता है, और ये मेनली प्लेटो और एरिस्टोटल की फिलोसफी है। यानी कि आइडियलिज्म प्लेटो की या प्लूटो की, और आपका जो यथार्थवाद है वो अरस्तु का। whereas pragmatism and existentialism are much more contemporary schools of thought। लेकिन जब प्रयोजनवाद और अस्तित्ववाद है वो थोड़ा सा समकालिक, मतलब समकालीन है, लेटेस्ट है। तो एक एक को देख लेते हैं। वैसे आइडियल सभी फिलोसफीज को हमें इन डिटेल पढ़ना है, इसलिए हम एकदम इन शॉर्ट देखेंगे। यहाँ पे हमारा जानने का पर्पस सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पे कैसे फिलोसोफाइज कर रहे हैं स्कूल ऑफ फिलोसफी के हिसाब से। ग्रेट माइंड्स अप्रोच में हम किसके एंगल से देख रहे थे? व्यक्तित्व के एंगल से, आई मीन दार्शनिकों के एंगल से, जो उनके महान उन्होंने बातें कही हैं शिक्षा पर और दर्शन पर। आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म इज अ स्कूल ऑफ फिलोसफी दैट emphasizes that ideas or concepts are the essence of all that is worth knowing। हम आपसे पहले भी आइडियलिज्म पे बात कर चुके हैं, और हम आपसे बात कर चुके हैं कि आइडियलिज्म का जो सार है वो क्या है? आइडिया। यानी सब किसकी प्रधानता है आदर्शवाद में? विचार की प्रधानता है। तो ये कह रहे हैं कि आइडियाज और कंसेप्ट्स आर दी एसेंस, यानी विचार और जो संप्रत्यय है वही सार है, वही सब कुछ है जो जानने योग्य है। इन अदर वर्ड्स, द ओनली ट्रू रियलिटी इज दैट ऑफ आइडियाज। कह रहे हैं दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो सत्य है, जो यथार्थ है, वो विचार है। तो इसका एपिस्टेमोलॉजी क्या हो गया? रियलिटी। Based on the writings of Plato, this school of philosophy encourages conscious reasoning in the mind। क्योंकि विचार कहाँ आएगा? मन में आएगा, इसलिए ये फिलोसफी इनकरेज करती है कॉन्शियस रीजनिंग को। Furthermore, idealists look for and value universal or absolute truth and ideas। इसके अलावा जो आइडियलिस्ट हैं वो यूनिवर्सल, एब्सोल्यूट ट्रूथ और आइडिया की बात करते हैं, उस पर उसको मूल्य देते हैं। तो इनका एक्सियोलॉजी ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस होता है। तो आपका इसके की फिलोसफर्स प्लेटो, सुकरात और कांत हो गए। फिर दूसरा रियलिज्म। रियलिज्म क्या कहता है? रियलिज्म कहता है कि रियलिज्म, इसमें मैंने चूंकि प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म तीनों एक साथ ले लिया तो फॉन्ट थोड़ा सा छोटा हो गया, फिर भी आई थिंक आपको दिखेगा कि रियलिज्म इज अ स्कूल ऑफ फिलोसफी दैट ओरिजिन्स इन द वर्क ऑफ एरिस्टोटल, है ना? अरस्तु के कामों से हमको रियलिज्म मिलता है। दिस फिलोसफी एम्फेसाइजेस दैट रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड। देखिए एकदम आइडियलिज्म से उल्टा हो गया। आइडियलिज्म कहता है आइडिया होना चाहिए, वो रियलिटी में है कि नहीं, वो उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं, उससे मतलब नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड। ये माइंड पे और आइडिया पे बल नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो चीज रियल होनी चाहिए और ह्यूमन माइंड से इंडिपेंडेंट भी उसका अस्तित्व हो सकता है। तो रियलिस्ट आर्ग्यू फॉर द यूज ऑफ द सेंसेस एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर ट्रूथ। चूंकि ये कह रहे हैं वो चीज जो रियल है, जिसको आप सेंसेस से देख सके, जिनका आप इन्वेस्टिगेशन कर सके, इसीलिए जो आपका यथार्थवाद है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पर बल देता है। तभी तो आप देख पाएंगे। सेंसेस के ट्रेनिंग पर बल देता है कि सेंसेस आपकी स्ट्रांग होंगी तभी तो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और इनके की फिलोसफर्स अरस्तु, लॉक, ये लोग हैं। प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म इज ए प्रोसेस। प्रैग्मेटिज्म जो है वो प्रक्रिया है। प्रयोजनवाद ये एक दर्शन है दैट स्ट्रेसेस इवॉल्विंग एंड चेंज रादर देन बीइंग। यानी ये फिलोसफी किस पर बल देती है? इवॉल्व होने पे, चीजें परिवर्तित हो रही, परिवर्तन पर बल है। क्या है उससे मतलब नहीं है, क्या बदल के आ रहा है, क्या वो है जो आपके लिए जरूरी है, आपके लिए पर्पसफुल है, आपके लिए वर्दी है, उस पे बल है प्रैग्मेटिज्म का। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि प्रैग्मेटिस्ट बिलीव दैट रियलिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। यानी कि जो प्रयोजनवादी है वो क्या कहते हैं कि जो यथार्थ है, जो सत्य है, वो लगातार बदल रहा है। सो वी लर्न बेस्ट थ्रू एक्सपीरियंस। आप समझ सकते हैं कि ये किससे संबद्ध है? डीवी से। डीवी किसकी बात करते हैं? एक्सपीरियंस की। तो इस तरह से ये एक्सपीरियंस यहाँ आ गया। According to pragmatists, the learner is constantly conversing and being changed by the environment with whom he or she is interacting। वो कह रहे हैं कि प्रयोजनवादियों के अनुसार जो सीखने वाला है, जो विद्यार्थी है, वो कॉन्स्टेंटली कन्वर्स करता है और मतलब बातचीत करता रहता है और चेंज होता रहता है। कैसे? अपने एनवायरमेंट से, चूंकि वो इंटरेक्शन कर रहा है। There is no absolute and unchanging truth, but rather truth is what works। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा सत्य नहीं है जो एब्सोल्यूट है, मतलब जन्म जन्मांतर के लिए एक सत्य रख दिया गया, वो सत्य है, अनचेंजिंग नहीं। वो कह रहे हैं कि सच वो है जो काम करे,
जो भी आपके लिए काम आ रहा है वही सच सही है, वही रियलिटी है, वही एपिस्टेमोलॉजी है प्रैग्मेटिज्म की। और इसके की फिलोसफर्स जैसे पियर्स और डीवी। एग्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद क्या कहता है कि इट इज अ स्कूल ऑफ फिलोसफी दैट फोकसेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रादर देन ऑन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। ये कह रहे हैं अस्तित्ववाद मनुष्य के अस्तित्व पर बल देता है, वो मनुष्य पर बल देते हैं, इंडिविजुअल पर बल देते हैं, बाहर के स्टैंडर्ड से मतलब नहीं है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट बिलीव दैट अवर रियलिटी इज मेड अप ऑफ नथिंग मोर देन अवर लाइव्ड एक्सपीरियंसेस। वो कह रहे हैं हम जो अनुभव जीते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही रियलिटी बना रहा है। तो our final realities reside within each of us as individuals। वो कह रहे हैं हमारा सच हमारे अंदर है, बाहर कहीं कोई सच नहीं। As such, the physical world has no real meaning outside our human experience and there is no objective authoritative truth about metaphysics, epistemology and ethics। वो कह रहे हैं कि चूंकि आप इंपॉर्टेंट है, मनुष्य इंपॉर्टेंट है, उसका अस्तित्व इंपॉर्टेंट है, उसका लाइफ एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, उसका सच उसके अंदर है, इसलिए बाहर कहीं से हमको मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स की वैल्यूज नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये हो गया स्कूल ऑफ फिलोसफी अप्रोच, यानी कि हम फिलोसफी के हिसाब से चलेंगे। हम डीवी के हिसाब से चलेंगे तो ग्रेट माइंड्स अप्रोच, अगर हम प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से चलेंगे तो स्कूल ऑफ फिलोसफी अप्रोच। और एनालिटिकल अप्रोच का क्या मतलब है कि ओरिजिनेटिंग इन द वर्क ऑफ फ्रेड, रसेल, मूर एंड विटगेनस्टीन, इट इज हैज नाउ रेमिफाइड इनटू ऑल एरियाज ऑफ फिलोसफी। देखिए एनालिटिकल अप्रोच भी फिलोसफी की ओर देखने का एक तरीका है। एनालिसिस माने क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। एनालिटिकल अप्रोच क्या है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को उसके एकदम 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 इकाई तक तोड़कर ले आए। तो ये कह रहे हैं कि फ्रेज, रसेल, मूर और विटगेनस्टीन के काम में हमको एनालिटिकल अप्रोच की इवोल्यूशन मिलता है, इवॉल्व इन्हीं की राइटिंग के थ्रू इवॉल्व हुई है। वो कह रहे हैं कि रसेल और मूर ने विरोध किया, किसका विरोध किया, आइडियलिज्म का विरोध किया, ब्रिटिश आइडियलिज्म का विरोध किया, और वहां से एनालिटिकल या एनालिटिक फिलोसफी की शुरुआत हुई है। Analytical philosophy is the process of analysis in which we proceed from complexity to simplicity and clarity। देखिए चीजें कॉम्प्लेक्स है, हम उसको जितना छोटे 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 इकाइयों में तोड़ते जाएंगे उतना वो सिंपल होती जाएंगी, उतना क्लियर होती जाएंगी। तो एनालिटिकल फिलोसफी जो है वो विश्लेषण की एक प्रक्रिया है जिसमें हम जटिल से सरल और स्पष्टतम की ओर बढ़ते हैं। In analytical philosophy, philosophers are using analytical method to uncover those truths of the world and reality which are covered with linguistic ambiguity। देखिए कहीं कहीं आप देखेंगे तो analytical philosophy को linguistic philosophy भी कहते हैं। ये कह रहे हैं कि विश्लेषणात्मक जो आपका दर्शन है उसमें जो फिलोसोफर्स हैं वो विश्लेषण विधि का यूज करते हैं और वो अनकवर करते हैं, खोलते हैं, निकालते हैं ट्रुथ्स ऑफ द वर्ल्ड एंड रियलिटी। जो संसार का सच है उसको हम अनकवर कर रहे हैं, उस पर कवरिंग लगी हुई है। किसकी कवरिंग है, लिंग्विस्टिक एम्बिग्यूटी। जो हम भाषा में जो हम एम्बिग्यूटी होती है कि किसी का कुछ मतलब है, किसी का कुछ मतलब है, किसी कंटेक्स्ट में किसी शब्द का कुछ मतलब है, किसी कंटेक्स्ट में कोई शब्द अच्छा है, किसी कंटेक्स्ट में खराब है, तो वो जो दोहराव है उसका जो कवर चढ़ा हुआ है उस कवर को हमको उतारना है एनालिटिकल अप्रोच के द्वारा। कह रहे हैं कि लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनालिटिकल फिलोसफी बिकॉज द क्लैरिफिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन इज द बेसिस ऑफ एनालिटिकल फिलोसफी। वो कह रहे हैं कि भाषा जो है वो एनालिटिकल फिलोसफी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एनालिटिकल फिलोसफी का बेसिस यही है कि हमको चीजें क्लैरिफाई करनी है, सिंप्लीफाई करनी है। और वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ फैक्ट्स एंड फैक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड एंड एनालाइज्ड इन लैंग्वेज। कह रहे हैं संसार क्या है, फैक्ट से बना है, तथ्यों से बना है, और तथ्यों को हम भाषा के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। और भाषा ही जो है संसार में आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये है एनालिटिकल अप्रोच। यानी कि अगर आप एनालिटिकल अप्रोच से फिलोसोफाइज करेंगे तो आप चीजों को सिंपल करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे और लिंग्विस्टिक एम्बिग्यूटी को दूर करेंगे। और क्या है ये, कॉन्सिक्वेंटली एनालिटिकल फिलोसफी अपीयर्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कॉम्प्रीहेंड दोज फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स व्हिच आर बीइंग मेजर्ड एज वैक्यूअस एंड एम्बिगुअस। कह रहे हैं कि जो विश्लेषणात्मक दर्शन है वो एक तरीके का आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, जिससे जो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स है जो हमको एम्बिगुअस समझ में आ रहे हैं, जिनके शब्द ही स्पष्ट नहीं है, उनको क्लियर करती है। These problems have occurred only due to ordinary language used in our diversified speech and location। हम कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, अपने दोस्तों से हम तू तड़ाक की भाषा में बात कर रहे हैं, वो भी अच्छा है, प्रेम पूर्ण है, लेकिन वही अगर आप अपने बड़ों से बात करेंगे तो वो गलत है। ये तो बहुत मैंने एकदम लोअर लेवल का एग्जाम्पल ये आप समझ सकते हैं ना। हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज करते हैं अलग अलग लोकेशन में, जिनके अर्थ बदल जाते हैं, उससे ही समस्याएं उत्पन्न होती हैं। However, language is the manifestation of our thoughts। लेकिन जो भाषा है वो हमारे विचारों का प्राकटीकरण भी है। आप कह सकते हैं ना कि आप कभी कभी किसी से कुछ कहते हैं, वो उसका गलत अर्थ निकाल लेता है। इसका मतलब कि आपने जिस मोड से उसको ट्रांसमिट किया उस मोड से उसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब लैंग्वेज में कमी है।
कभी कभी आप बहुत खुश हैं तो भी लैंग्वेज उसको शब्द नहीं दे पाती है, कभी कभी आप बहुत दुखी हैं तो भी भाषा उसको प्रकट करने में असमर्थ होती है. तो analytical philosophers have assumed that all philosophical ideas are implicitly and explicitly stated in different languages, and since these languages have different forms and meanings contextually, so it is necessary for a philosophical discourse to analyze and verify these languages. वो कह रहा है कि जो विश्लेषणात्मक आपके दार्शनिक हैं वो ये मान के चलते हैं कि जो भी दार्शनिक विचार हैं वो भाषा के थ्रू यूज व्यक्त किए जा रहे हैं, और चूंकि भाषा का कंटेक्स्ट के हिसाब से फॉर्म और मीनिंग बदल जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि जब हम फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स करें, जब हम फिलोसॉफिकल डिस्कशन करें, तो हम इस लैंग्वेज को एकदम साइंटिफिक कर लें, उसको एनालाइज कर लें, उसको वेरीफाई कर लें कि हाँ हर कंटेक्स्ट में इसका यही मतलब है. ऑर्डिनरी लैंग्वेज इज फुल ऑफ एरर्स एंड एम्बिग्विटीज. साधारण रूप से भाषा में त्रुटियां ही त्रुटियां हैं, वो त्रुटियों से परिपूर्ण है, वो बहुत सारी एम्बिग्विटी यानी विसंगति से परिपूर्ण है. That is why analytical philosophers have devised and developed scientific language और symbolic language. इसलिए जो आपके एनालिटिकल फिलोसफर्स हैं उन्होंने युक्ति निकाली है, विकसित किया है एक साइंटिफिक लैंग्वेज, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज जिसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई शक और शुबहा ना हो, कोई ये ना हो कि कोई उसको जिसको जैसे यूज करे हमेशा उसका एक ही अर्थ निकले. समझ में आ रही बात. फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एनालिटिकल फिलोसफी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी व्हिच अटेम्प्ट्स टू एग्जामिन एंड एक्सप्लोर लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स. हमें समझ में आ गया कि ये फिलोसफी की वो शाखा है जो एक्सप्लोर करती है, एग्जामिन करती है, जांच करती है, पड़ताल करती है किसकी भाषा से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जो माइंड की प्रॉब्लम है, उनकी स्टडी, एग्जामिनेशन और एक्सप्लोरेशन का काम एनालिटिकल फिलोसफी का है. या आप कह सकते हैं फिलोसफी को हम इस अप्रोच से जब देखते हैं तो हम भाषा से संबंधित समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं. Moreover, the most important philosophical discipline which was developed in analytical philosophy is which has brought significant verification of traditional philosophical theories to find logical relations, analysis and difference. कई बार लॉजिकल पॉजिटिविज्म आप कह सकते हैं इससे निकल के आया है, लॉजिकल एटॉमिज्म निकल कर आया है, तो उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है. The chief task of analytical philosophy is to break down complex problems of philosophy into simple ones. तो मुख्य काम इसका क्या हो गया? क्लैरिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, यानी कि जो जटिल समस्याएं हैं उनको हम थोड़ा साधारण बना देंगे. It has not only resolved problems in philosophy discipline, rather it has resolved complex problems in other disciplines. यानी कि इसने सिर्फ फिलोसफी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया बल्कि और डिसिप्लिन की भी प्रॉब्लम को एनालिटिकल मेथड ने सॉल्व किया, जैसे एजुकेशन, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड सो ऑन. देखिए एनालिटिकल फिजिक्स भी होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है, एनालिटिकल एंथ्रोपोलॉजी होता है, एनालिटिकल मैथमेटिक्स होता है. सब में क्या हो रहा है? तोड़ा जा रहा है, इकाइयों में छोटा किया जा रहा है उसको, आप ध्यान दीजिएगा. फिर critical or analytical philosophy, according to Broad, has two fundamental tasks. First, the analysis and definition of our fundamental concepts, and second, the clear and resolute criticism of our beliefs. यानी कि वो कह रहे हैं, ब्रॉड साहब कह रहे हैं कि एनालिटिकल फिलोसफी के दो मुख्य काम है. पहला तो जो हमारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं उनकी एनालिसिस की जाए, उनको परिभाषित किया जाए, डिफाइन किया जाए, और दूसरा जो हमारे विश्वास है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसका एक क्लियर क्रिटिसिज्म किया जाए. मतलब आप उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स दोनों बताएंगे. तो मतलब समझ में आया कि तीन तरीके से आप फिलोसफी को पढ़ सकते हैं, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को. या तो आप व्यक्तित्व के हिसाब से पढ़िए, या तो आप पर्सनैलिटी के हिसाब से, या फिलोसफर के हिसाब से. तो ग्रेट माइंड अप्रोच है. अगर आप स्कूल ऑफ फिलोसफी के हिसाब से पढ़ेंगे, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, जो भी आपका इज्म है, तो स्कूल जो कह रहा है वो फिलोसफी, उस हिसाब से आप इम्प्लीकेशन ड्रॉ करेंगे, तो वो स्कूल ऑफ फिलोसफी अप्रोच है. और अगर आप एनालिटिकल अप्रोच से चलेंगे तो इसका मतलब कि आपका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी फिलोसफिकल प्रॉब्लम है उसको हम सिंप्लीफाई, क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं. और इसको लिंग्विस्टिक अप्रोच भी या लिंग्विस्टिक फिलोसफी भी कहते हैं, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स और जितनी भी समस्याएं लिंग्विस्टिक एम्बिग्विटी की ओर तरफ से शुरू हुई हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है ये एनालिटिकल अप्रोच. ओके, सो इन दिस वे आई हैव कवर्ड meaning, definition, concept, features, nature, scope and function and branches of philosophy, as well as approaches to philosophy of education. So I have covered your unit 1 in a holistic manner. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.